हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको कराएंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में हमने जो यहाँ पर लिया है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है कि अनंत लंबाई का एक तार है, मतलब अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। तो हमने एक तार लिया, ये कैसा है, एक तरीके से अनंत लंबाई का है। अब अनंत लंबाई का मतलब इतना भी नहीं है कि ये जो है इतना लंबा हो कि बहुत ज्यादा, मतलब इसकी जो लंबाई ही है वो अनंत हो, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। यहाँ से वो अनंत लंबाई हमने इसलिए बोला है क्योंकि जो निकट बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब ये जो बिंदु P है, ये इस तार से r दूरी पर है। मतलब इस दूरी की तुलना में इस ये तार की लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो ये बिंदु क्या होगा, निकट बिंदु होगा। ये कह रहा है कि तार के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये बिंदु P मान लिया हमने, क्या है, ये निकट बिंदु है कोई, और इस तार से r दूरी पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, माना एक अनंत लंबाई का तार एक समान आवेश प्लस क्यू से धनावेशित है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इस तार में जो आवेश है वो आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश होगा, ये तार में, पूरे तार में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम एक जानते हैं कि तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि इस एल लंबाई में कितना आवेश प्रवाहित है, मतलब एल लंबाई में आपका ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन एल को बोलेंगे नेमडा। नेमडा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, है ना स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ की रचना की। मतलब जो बिंदु P था हमारा ये वाला, इस बिंदु P पर हमने जो डॉट डॉट बनाया है, ये बेलनाकार, इसको हम ये कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो इस बिंदु P पर हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना की। ठीक, अब जो, क्योंकि ये जो अपना ये तार होता है ये बेलनाकार होता है, तो हमने इसी आकृति की गॉसियन पृष्ठ की रचना की। ठीक है, जिससे हमारा इससे जो बद्ध आवेश है वो घिर जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो रचना की है आकृति, वो हमारी किस तरीके की, बेलनाकार है, तो हमने लिखा गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है। ठीक है, तो अब ये गॉसियन पृष्ठ से हम देखेंगे कि बद्ध जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, है ना। तो गॉसियन पृष्ठ में स्टूडेंट पृष्ठ कितने होंगे, देखिए एक तो पृष्ठ होगा हमारा ये वाला, ये पृष्ठ होगा। ठीक, इस पृष्ठ को हम S1 नाम से जानते हैं कि ये S1 है। ठीक, और ये दूसरा जो नीचे वाला, इसको हमने मान लिया कि ये S2 है। और जो वक्राकार, मतलब ये वक्र पृष्ठ मानेंगे इसको, है ना, तो इसको हमने मान लिया S3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले S1 पृष्ठ पर लिया कि S1 पृष्ठ पर स्थित फ्लक्स कितना होगा, मतलब ये वाला, यहां से ये S1 पृष्ठ पर कितना फ्लक्स होगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये पृष्ठ है इतना, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, ये वाली। ठीक, मतलब ये S1 की दिशा ऊपर की ओर होगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी, क्योंकि आवेश प्लस है, तो प्लस से वैद्युत बल रेखा ये बाहर की ओर जाएगा, मतलब ये होगा, इस तार के लंबवत ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पृष्ठ क्षेत्रफल S, S1 और E के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर 90 अंश बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो परिभाषा होती है विद्युत फ्लक्स की, वो क्या होती है कि फाई बराबर ए इंटू एस, है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि फाई वन बराबर ए इंटू एस वन। ठीक है, अब ई और एस वन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और थीटा जो एंगल है वो कितना है, 90। और हम जानते हैं स्टूडेंट, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कॉस 90 की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी, तो ये 0 ने पूरी चीज को गुणा कर दिया, इसलिए हमारा फाई वन कितना निकल के आया, 0। मतलब पृष्ठ S1 से जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट
पृष्ठ S2 द्वारा, है ना, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब S2 पृष्ठ कौन सा है स्टूडेंट? देखिए S2 पृष्ठ ये वाला है, ये वाला फ्लक्स, है ना, ये पृष्ठ है। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना, तो हमने यहाँ पर सूत्र लगाया कि φ2 बराबर E इंटू S2, ठीक है। E और S2 के बीच में एंगल कितना, थीटा। अब थीटा यहाँ भी कितना होगा, 90 होगा। देखिए ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा, ये होगा ये बाहर की ओर, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये होगा इस साइड में, है ना, ये होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0, इसलिए φ2 भी कितना आ गया, 0। और इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया 3, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा बच्चा कौन सा, S3 पृष्ठ। और S3 पृष्ठ है, अर्थात इसको हम बक पृष्ठ कहेंगे। तो S3 पृष्ठ अर्थात बक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, तो हम इसको मानेंगे φ3। तो φ3 बराबर E इंटू S3, और E S3 के बीच में एंगल थीटा, और थीटा अब की बार कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। देखिए स्टूडेंट, थीटा बराबर 0 क्यों होगा, देखिए यहाँ आते हैं फिर से हम चित्र में। देखिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, इस तार के लंबवत, ये बाहर की ओर। अब हमने जो गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा ये पृष्ठ लिया, ये वाला, ठीक। तो इसकी दिशा भी क्या होगी, ये बाहर की ओर होगी, है ना, क्योंकि वैद्युत बल रेखा ये बाहर की ओर निकल रही है। तो ये जो होगा S3, ये बाहर की ओर होगा, ठीक। तो S3 और E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर राशियां एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो यहाँ पर हमने लगाया, तो ये φ3 बराबर कितना आ गया, E इंटू S3, और हमने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 3, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे। अब हमारे पास कुल फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर कुल फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स जो फाई होगा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 की योग के बराबर होगा। लेकिन φ1 φ2 दोनों कितने हैं, ये 0 0 के बराबर हैं, और यहाँ से φ3 कितना है, E इंटू S3, और हमने किधर से लिखा, समीकरण 2 3 व 4 से, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये तो सब 0 हो गए, ठीक, और E इंटू S3 बचा, अर्थात कुल ये हमारा जो फ्लक्स बचा 5 बराबर E इंटू S3। अब स्टूडेंट S3 क्या है, यहाँ पर S3 जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई r h होता है, लेकिन वहां h की जगह हमने जो l लंबाई का क्वेश्चन पृष्ठ माना है, इसकी लंबाई कितनी है, l है, तो h की जगह l आ जाएगा, तो बनेगा 2 पाई r l। तो हमने S3 की जगह लगा दिया 2 पाई r l, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 5, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 5 तक हमने गॉस की नियम का प्रयोग नहीं किया। हम तो जानते हैं किससे, गॉस की नियम से। तो हमने लगाया कि गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 6। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 5 भी विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, इक्वेशन नंबर 6 भी विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 से क्या कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं, है ना। तो दोनों के जब LHS दोनों के बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। तो इक्वेशन 5 और 6 से हमने लगा दिया कि E गुणा 2 पाई r बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमने E का मान निकाला, E का मान निकालेंगे तो ये 2 पाई आर एल 1 के बटे में आ जाएगा, नहीं 1 बटे 2 पाई आर एल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने थोड़ा अच्छे से लिख लिया, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर इंटू एल, और यहाँ से हमने देखिए 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे आर Q बटे एल के लिए हमने क्या किया, यहाँ से सेपरेट की मतलब यहाँ किया, क्योंकि इससे हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एल, और इसको हम लैम्डा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो Q अपॉन एल की जगह क्या आ गया, लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो कुल मिला के जो हमारा विद्युत क्षेत्र आया E बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला। अब बात आती है स्टूडेंट इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर निकल रही है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
ये कह सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आप नोट करें अच्छे से, और ये एग्जाम की दृष्टि से ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बस बताएं, जिससे हम आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसमें अपना आपको रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।